नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया एफएसटी 31 का, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 टू 75 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन मैं करूंगा और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन शिल्पा मैम आपको डिस्कस करेंगी। ठीक है, तो 51 टू 75 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन मैं करूंगा। तो आइए बात करते हम लोग है एफएसटी 31 का। लेकिन इस मिशन के तहत, मिशन हमारा है 2025 का, कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, बेस्ट पेपर बना हुआ है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग का नंबर भी बहुत अच्छा आया हुआ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 51। देखिए 51 में क्या दिया हुआ है। 51 में आपका दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है क्या, अभिक्रिया H2S प्लस 2HNO3 गिव्स 2H2O प्लस NO2 प्लस S में नाइट्रिक अम्ल का तुल्यांकी भार। तो भैया तुल्यांकी भार अगर हम लोग बात करेंगे यहीं पे, तो तुल्यांकी भार पहले लिख दें हम लोग। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे जो 2 होता है, बैलेंसिंग का काम करता है। तो यहाँ पे +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। इसका मतलब नाइट्रोजन पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहां पर n की बात करेंगे तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कितना आएगा, +4। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए बच्चा, तो देखो यहां पे कितने का चेंज आ रहा है, n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, तुल्यांकी भार मतलब बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जिसको बोलते हैं तुल्यांकी भार, क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, पर क्या बोलते हैं, परमाणु भार अपान बैलेंसी फैक्टर। ठीक ना, बैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे किसका, नाइट्रिक अम्ल का। यहां यही है नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3 और इसका पूरे का मोलर मास निकालेंगे तो 1 + 14 + 3 इंटू 16, तो 16 3 48 और 14 कितना हो जाएगा आपका, क्या हुआ आपका 62 और +1 कितना हो जाएगा आपका 63। तो भैया देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 63 डिवाइड बाई 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 63। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 51 का आंसर आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं 52 क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो अभिकारक A तथा B के बीच अभिक्रिया की दर 9 गुना घट जाती है जब B की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाती है। B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट क्या होगी। तो देखो भैया यहां समझना आपको क्या है कि रेट इज इक्वल टू, रेट को हम लोग दर बोलते हैं क्या, K, A की पावर क्या होता है आपका x और B की पावर क्या हो जाएगा आपका y। यहां पे लेकिन क्या दिया हुआ, A और B की सांद्रता 9 गुना घट जा रही है जब B की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या करेंगे, अगर इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लें तो रेट क्या हो जाएगा आपका 1/9 और यहां पे क्या है, रेट आपका ऐसे ही है। यहां पे K में क्या करेंगे, K, A की पावर आपका क्या है यहाँ पे x और B 3 गुना कर दिया जाता है, मतलब 3B क्या हो जाएगा आपका y। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो देखो भैया यहां पे r अपान 1/9, यहां पे क्या हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू, ये इससे तो कट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका b अपान 3b, यहां पे क्या हो जाएगा कि पावर क्या हो जाएगा आपका y। b से b कट गया, ये 9 ऊपर चला जाएगा, r से r कट जाएगा। इसका मतलब 9/1 इज इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा आपका y।
अब यहां पे हम ऐसे लिख दें, क्या इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/3 की पावर y हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख दें यहां पर क्या, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालना है, इसको 1/3 करेंगे तो 1/3 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा आपका y, और यहां पर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो भैया क्या पूछा है आपसे, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट क्या होगी, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए भैया बात करते हैं हम लोग है आपका 53। देखो क्या दिया हुआ आपका है, दिया हुआ है क्या, कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से SN1 अभिक्रिया से देता है। तो SN1 की रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2, और SN1 की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। और यहाँ पे आपका सबसे पहले कार्बोकैटायन बनते हैं, फिर आपका क्या बनता है, फाइनली प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, और तो यहां पे देखना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो क्या होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। और यहां बात करेंगे तो क्या बेंजिल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होता है, फिर एल्किल कार्बोकैटायन आते हैं। ठीक है ना, तो यहां पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है बेंजिल मेथिल क्लोराइड, इसका मतलब क्या होगा आपका बेंजिल मेथिल क्लोराइड। तो यहां देखिए यहाँ पे CH2 और क्या है आपका Cl, इसको बोलते हैं क्या बेंजिल, और ये मेथिल ये क्या है क्लोराइड। जब यहाँ पे इसको डिसोसिएट करें, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकैटायन। और बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है किसके लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए। तो यही आंसर आपका सबसे ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ एथिल क्लोराइड दिया हुआ है, तो एथिल क्लोराइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका CH3, CH2 और आपका Cl। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो क्या है यहाँ पे एल्किल है, तो क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो क्लोरोबेंजीन में क्या बांड टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका लोन पेयर का क्या होगा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। ठीक, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और Cl, जब इसको तोड़ेंगे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं 54 का। देखिए क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया है, पूछा गया जब इसके हम लोग क्या कराएंगे H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करेंगे, पूछ रहा है X के कितने संभव संरचना सूत्र होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। मींस क्या बोल सकते हैं हम लोग हैं, अगर आपका एलिमिनेशन हो रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे कि क्या होगा आपका एलिमिनेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा सेटजेफ रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से जो H होगा और यहाँ पे OH निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है एक अभी H बचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सिस और ट्रांस दो आपके आइसोमर तो बनेंगे। लेकिन भैया अगर चाहें तो अगर माइनर बनाना चाहें तो यहां से OH और यहां से H निकाल सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट आपका और बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा, हम लोग ऐसे बना दें CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, ये भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब टोटल और ओवल संरचना कितने बन जाएंगे, 3 इनके बन जाएंगे क्या स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देख सकते हैं सर आपका यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 54 का आंसर क्या होगा आपका 4th हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 55 का। देखिए क्या पूछा गया है, X NaOH के साथ हीट करेंगे तो Y बन रहा है YCH3 और KOH, ये किसका होता है रिमर टिमर रिएक्शन की होती है। फिर Z बन रहा है, फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड बन जा रहा है। तो भैया क्या पूछा इसका Z क्या होगा, इसका मतलब सैलिसिलिक एसिड, पीछे से हम लोग चलते हैं, सैलिसिलिक एसिड के पहले अगर मान लीजिए Z हो जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। तो इसका मतलब यहां पे Z क्या होना चाहिए, क्या होगा आपका सैलिसिल्डिहाइड होगा आपका, नहीं होगा चाहिए। इसका मतलब क्या होगा आपका
यहां पर जो होगा आपका, यहां पर आपका होगा यहां पर OH और इसके आर्थो पोजीशन पे CHO होगा, जिसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। और सैलिसैल्डिहाइड किससे मिलके बना होता है? तो आप बोलेंगे फिनाल की जब रिएक्शन कराएंगे, किसकी कराएंगे वो? फिनाल की जब कराते हम लोग हैं, फिनाल की किसके साथ? CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका? यहां पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे अच्छे से लिख दें OH, तो क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड बनता है। और भैया अब इसका जब यहाँ OH हो गया, अब इनके साथ कराना हमको है, तो इसका मतलब ये कैसे बनेंगे OH? जब यहाँ पे X क्या बना होता आपका, बताइए भैया, यहां पे क्या बना होता आपका? यहां पर Cl ले लीजिए, तो NaCl निकल जाएगा और क्या होगा आपका? OH, मतलब क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन रहा, पूछा जेड क्या बनेगा, तो क्या पे देखो भैया फिनाल, फिनाल तो आपका Y बन रहा है। पूछ रहा है क्या? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल कोई बनेगा नहीं। चलो सैलिसैल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो देखो कार्बोक्सिलिक कोई बनेगा नहीं, तो सैलिसैल्डिहाइड थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 56। कौन से दो यौगिकों के बीच एल्डोल संघनन कराने पर तथा उसके बाद निर्जलीकरण कराने पर मेथिल विनाइल कीटोन प्राप्त होता है? तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा आपका? यहां पे जो हम लोग देखेंगे, तो यहां पे देखिए पहला हम लोग लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो देखो भैया यहां पे ए है क्या आपका? फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या? एसीटोन, मतलब क्या ले ले हम लोग? C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ले ले हम लोग क्या? CH3, यहां पे क्या ले ले हम लोग? CH3। तो देखो भैया जब हम लोग लेंगे तो यहां से क्या OH, सॉरी यहां से O और यहां से H2 निकल जाएगा। इसका मतलब हम लोग जब हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग देखो एल्डोल संघनन की बात कर रहे हैं। एल्डोल संघनन में क्या होता है? पहला हम लोग ले लेंगे डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट फॉर्म में, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे? हीट कर देंगे। तो यहां क्या होगा आपका? जो आपका होगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा आपका? CH3। और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो विनाइल क्या होगा आपका? विनाइल क्या होगा? मिथाइल, तो मेथिल, पहले इसका नाम लिखेंगे, मिथाइल विनाइल, और कीटोन हो जाएगा आपका। तो क्या बोलेंगे? मिथाइल या मेथिल विनाइल कीटोन हो जाएगा आपका। तो कौन सा आंसर होगा यहीं पे? फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 57 का। नीचे दिए गए एमीन्स को से घटते हुए क्षारीय क्रम में व्यवस्थित करें, घटते हुए क्रम में करना है। इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर एलिफैटिक एमीन है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है किससे? एरोमेटिक एमीन से। तो यहाँ पे देखो ये तो आपका एरोमेटिक एमीन है, इसकी तो सबसे कम हो जाएगी। और एलिफैटिक में क्या होगा आपका? अगर क्या है एलिफैटिक एमीन में 3 डिग्री है तो सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है आपका? 1 डिग्री, और ये क्या है आपका? है ये बेंजीन है तो कम हो जाएगा। यहाँ देखो 2 डिग्री एमीन बना, इसकी सबसे ज्यादा और यहाँ पे इसकी सबसे कम। तो देखो भैया यहाँ पे तो इसकी सबसे कम हो जाएगी, तो देखो इसकी यहाँ सबसे कम, और कहीं दिया हुआ है क्या? यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा किसका होगा? यहाँ पे देखो एलिफैटिक एमीन का, तो इसका सबसे ज्यादा है। यहाँ देखो 1 डिग्री दिया हुआ है, 2 डिग्री दिया हुआ है। तो भैया 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है किससे? आपके क्या बोलते हैं? एनिलीन से, जिसको बोलेंगे एरोमेटिक एमीन, ठीक है ना। चलिए तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए बात करते हैं क्या दिया गया है 58 में। CH3COO यानी H4, देखो भैया ये किससे मिलके बना है? साल्ट, वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है। को जल अपघटित नहीं भैया, वीक एसिड वीक बेस होता है तो इसको जल अपघटित कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। कर सकते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण होता है, बनता भैया, ये तो आपका सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका कथन फर्स्ट क्या होगा? गलत, और कथन सेकंड क्या है? सही है। 58 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं 59। देखिए क्या दिया है?
निम्नलिखित यौगिकों में ये दिया हुआ है, क्षारकता का क्रम इस प्रकार है, देखो क्या दिया हुआ है। तो देखो भैया फिर वही बात आ गई, क्या बेसिसिटी, तो जहां पे रेजोनेंस होगा उसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। तो देखो भैया यहां पे क्या है, आपका रेजोनेंस हो रहा है, ठीक, और यहां पे जो इसका लोन पेयर है रिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो भैया इसकी तो सबसे कम हो गई, मतलब डी की तो सबसे कम, यही 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 तीनों है। अब देखते हैं इसमें, यहां बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, आपका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर इनकी बात करेंगे, यहां भैया अगर हम लोग यहां इनकी बात करें तो यहां पे क्या होगा, आपका इसके पास लोन पेयर है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आपका sp3, ठीक, और क्या है आपका एलिफैटिक है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, प्लस का आई इफेक्ट लग रहा है, देखो भैया, तो प्लस आई इफेक्ट की बेसिसिटी ज्यादा होती है किससे, माइनस आई इफेक्ट से, तो रेजोनेंस इसकी तो सबसे कम हो जाएगी। तो यहां उसके बाद यहां पे रेजोनेंस आ रहा है, बी आ जाएगा, तो ए वाला और ए वाला आ गया। फिर उसके बाद इसमें देखना है तो प्लस आई की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ए अब फिर सी हो जाएगा। तो मींस क्या होगा आपका 59 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं 60, जो दी गई अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखो भैया इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, यहां निकालेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 61, सिल्वर क्रोमेट के संतृप्त विलयन का विलयता गुणांक है। तो भैया देखो विलयता गुणांक की बात करेंगे तो Ag2CrO4 को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो 2Ag प्लस CrO4 माइनस का 2 हो जाएगा। और इसकी विलयता को मतलब KSP की बात करेंगे तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा आपका Ag प्लस का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर और दूसरे में CrO4 माइनस का 2 हो जाएगा। मिला सकते हैं Ag प्लस का स्क्वायर एंड CrO4 माइनस 2, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 61 का आंसर कौन सा होगा, सेकेंड, ठीक है। चलिए भैया आइए बात करते हैं 62 का। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर जल में H प्लस आयन की संख्या 10⁻⁷ मोल है, जल के आयनन की मात्रा होगी। मतलब क्या दे दिया है, H प्लस आयन, तो H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा होता है, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस आयन OH माइनस आयन तो निकाल लेंगे तो H आयन इज इक्वल टू क्या होगा, C अल्फा हो जाएगा। और यहां पे क्या पूछा है, जल के वियोजन की मात्रा, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। और देखो यहां पे आयन की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁷ इज इक्वल टू, यहां पे अल्फा दिया हुआ है। और यहां पे अब एक बात, कंसंट्रेशन तो हमको पता नहीं है, तो कंसंट्रेशन हम कैसे निकालें। तो यहां पे देखो भैया कंसंट्रेशन वाटर क्या होती है आपकी, हो जाएगी आपकी क्या 18 में बोलते हैं 1000/18, तो हम ऐसे निकाल लें। क्या करेंगे हम लोग, यहां पे कर दे हम लोग ऐसे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁷ डिवाइड बाई क्या होगा आपका 1000/18, मतलब 18 आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक। तभी तो 55.5 आता है, तो यहां पे निकाल लेंगे तो ये देखो 1000 तो 7 3 10 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 18 इंटू 10⁻, क्या होगा आपका माइनस का 10 हो जाएगा। लेकिन यहां कोई आंसर दिया नहीं है, परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करें, इंटू हम लोग 100 लिख दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, और कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंटेज देख सकते हैं आप। तो यहां कौन सा हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻7 परसेंटेज में पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ठीक है। चलो भैया आइए बात करते हैं 63। देखिए क्या दिया हुआ है, एक गैल्वेनिक सेल जिसके सेल अभिक्रिया में n = 2 है,
का मानक विद्युत वाहक बल 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ आपका है 0.59 वोल्ट है। विक्रिया का साम स्थिरांक मतलब केसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, लॉग केसी इज इक्वल टू 0.05, कैसे निकालते हैं, ई नॉट निकालते हैं, सॉरी क्या होगा आपका एन ई अपान, ऐसे निकाल दीजिए, लॉग केसी इज इक्वल टू एन ई नॉट अपान 0.059 और यहां पे एन की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका है 2 और ई की वैल्यू कितना दिया है, विद्युत वाहक बल 0.59 अपान 0.059, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 और हमको क्या पूछ रहा है केसी की वैल्यू, मतलब केसी इज इक्वल टू क्या होगा आपका एंटी लॉग क्या होगा आपका इसके लिए यहां पे, तो एंटी लॉग 20 का निकालना है, तो एंटी लॉग तो क्या करेंगे 20 का निकालना पड़ेगा भैया, तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे भैया हम लोग, तो यहां पे जो देखिए इसको हम ऐसे थोड़ा सा लिख दें और अच्छा रहेगा 20.00, तो जो पॉइंट के पहले होता है 10 की पावर में चले जाते हैं, 10 की पावर 20 और जीरो किसका होता है log 1 की वैल्यू, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 20, तो केसी की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 टू दी पावर 20 हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 20, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 64, इलेक्ट्रोफाइल विस्थापन अभिक्रिया के निम्न एनिलीन यौगिकों को क्रियाशीलता का सही क्रम होगा, ठीक ना, निम्न एनिलीन के लिए, तो एनिलीन यहां फंस दिया हुआ है, यहां पे देख लीजिए भैया, इसको बोलते हैं एनिलीन NH2, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन C6, क्या बोलते हैं बेंजीन C6H6 और ये क्या होता है नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे NO2, तो NO2 पे क्या होता है -R और NH2 पे क्या होता है +R। अब बात किया क्या इलेक्ट्रोफिलिक क्या बोलेंगे प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक्टिविटी की बात कर रहा है, तो किसके लिए रिएक्टिविटी, किसके लिए भैया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो क्या होता है +I+R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I-R, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपको बताइए, अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका सबसे ज्यादा होगा, एनिलीन का तो सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे कम हो जाएगा, तो देख सकते हैं क्या होगा आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो देख सकते हैं कौन 64 का कौन सा आंसर होगा, बताइए फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चल अब क्या पूछा है 65, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त मूलक सबसे अस्थायी है, अब मुक्त मूलक की बात करा मतलब फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में जो आपका क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पर जो बात करेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल, तो आपका सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होता है, फिर क्या आते हैं एल्किल फ्री रेडिकल, और एल्किल फ्री रेडिकल में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, और बेंजीन फ्री रेडिकल में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, तो यहां जो दिया हुआ आपका एल्किल फ्री रेडिकल है, यहां क्या दिया है आपका देखो ए भी का क्या एल्किल फ्री रेडिकल है, यहां क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, और यहां भी क्या दिया है 2 डिग्री सॉरी 2 डिग्री है क्या बेंजिल 2 डिग्री है क्या आपका बेंजिल, देखो भैया बेंजिल C6H5 जुड़ा हुआ, और यहां बात करेंगे 2 डिग्री है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, लेकिन भैया किसके लिए है आपका एल्किल के लिए, एल्किल के लिए, ठीक है ना, तो बेंजिल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एल्किल फ्री रेडिकल, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे प्रबल है, अब देखिए क्षार प्रबल की बात कर रहे हैं, तो एनिलीन पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे प्लस का R, चलो भैया यहाँ पे नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन है, यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन है, यहाँ पे क्या है आपका C6H5, देखिए हमेशा रखिएगा कि एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी कम होती है एज कंपेयर टू एलिफैटिक एमीन के, तो देखो ये तो सब क्या है एरोमेटिक है, लेकिन यहां पे जो NH2 क्या है एलिफैटिक है, एलिफैटिक एमीन है भैया, क्यों है एलिफैटिक एमीन,
क्योंकि देखो यहां से डायरेक्ट इससे बेंजीन से नहीं जुड़ा है, किससे जुड़ा है, CH2 से जुड़ा हुआ है, तो इसी की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, सबसे क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, सबसे प्रबल हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया आइए बात करते हम लोग हैं यहां पर 67 निम्नलिखित निम्न जब निम्न दिए गए यौगिकों का एक मोल AgNO3 के अधिकता के साथ अभिक्रिया करते हैं तो AgCl की अधिकतम मात्रा बनती है। तो देखो भैया जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है वो तो डिसोसिएट होते नहीं है, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होते हैं वही डिसोसिएट होते हैं। जब हम लोग क्या कराएंगे, यहां पर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां 3 है तो 3Ag ले लेंगे, तो प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा, 3AgCl का। और जब हम लोग यहां देखो 2 दिया हुआ है तो ले लेंगे 2AgNO3, तो भैया क्या मिल जाएगा इसका प्रेसिपिटेट, 2AgCl का। और जब यहां पे देखो 1 लिखा हुआ है तो AgNO3 का हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 1 बनेगा क्या, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहां कुछ भी नहीं होगा भैया। ठीक, तो पूछा अधिकतम मात्रा कहां बनती है, तो देखो 3 यही बन रहा है, तो क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलो सर आगे बात करते हम लोग हैं। आइए क्या दिया है 68 में, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, इनमें से किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। तो हम लोग जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट पे जाने पर क्या होती है, आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे क्या होती है, आपकी घटती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन भैया इसको देख भी तो ले, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की बात करें तो वैनेडियम का कितना होता है 23 एटॉमिक नंबर, 24, 25 एंड 26। अब इसका लिखना होगा तो आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर क्या लिखेंगे 3d3 एंड 4s2। यहां क्या होगा आपका आर्गन 18, 3d5 एंड 4s1। यहां बात करेंगे तो इसके लिए क्या होगा आपका 3d5 एंड 4s2, और इनकी बात करेंगे तो क्या होगा आपका 3d6 एंड 4s2। तो यहां भैया तो कोई ऐसा तो है नहीं जो इसमें एक्सेप्शनल के रूप में आते हैं, इसका मतलब जेड इफेक्टिव के टर्म में देखेंगे, और जब जेड इफेक्टिव के टर्म में देखेंगे तो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जाएगा भैया। तो जब बढ़ता जाएगा तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, आयरन का। ठीक है, चलो भैया आइए बात करते हैं 69। पूछा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन कौन नहीं करता है। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा संकर यौगिक में केंद्रीय परमाणु इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम को नहीं मानता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मींस ऑक्सीकरण अंक, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध होते हैं, तो यहां पे जो आपके क्या जो लिगेंड्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो इसके लिए निकाल लो भैया, देखो इसका निकालते हैं तो देखो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, इसका कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो इसका 0 यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। देखते हैं भैया ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, देखो 23 और 12 23 प्लस 12 35। आओ भैया इसकी बात कर ले हम लोग तो क्या होगा आपका यहाँ पे 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, 24 प्लस 12 36। इनकी बात कर ले हम लोग तो क्या होगा आपका 29 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4, तो देखो 27 प्लस 8 8 7 15 35। जो भैया नोबल गैस को फॉलो करते हैं वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब सर क्या हुआ यहां पर आपका कि देखो ये तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये भैया दोनों लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों
फर्स्ट एंड थर्ड दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं 70। पूछा गया है क्या, एसिटिक एसिड की जब N3H हाइड्रोजोइक प्लस एचायन के साथ 1 डिग्री एमीन बन रहा है प्लस CO2 प्लस N2, उपरोक्त अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ये भी हाफ मैन ब्रोमामाइड की तरह रिएक्शन कराते हैं, और ये भी क्या होते हैं, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां से 2 कार्बन है तो 1 कार्बन हो जाएगा, और तो किसके लिए होगा आपका, सिमिट रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, सिमिट रिएक्शन होती है भैया, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन की। कौन किसकी तरफ बिहेव करते हैं, जैसे हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है। ठीक है। चलिए 71 दिए गए क्रम में उत्पाद जेड को पहचानिए। देखो फिनाल को जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ONA, सोडियम फिनाक्साइड। और जब CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बताओ क्या बनेगा, यहां पर CO2 और 298 केल्विन हाई प्रेशर ले लेंगे। जब हम लोग हाई प्रेशर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम सैलिस, देखो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे प्रेशर हाई जब ले रहे हैं तो प्रेशर भी जब लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां पर क्या OH और यहां पे क्या बनेगा, COONA। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपका, यहां पे सोडियम सैलिसिलेट इसको बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक। अब भैया उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे जेड क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर OH और यहाँ पे COOH। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड की सैलिसिल्डिहाइड। तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनता है भैया। तो क्या बन जाएगा आपका, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। यही है भाई साहब। ठीक है ना, फोर्थ इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं 72। देखिए क्या दिया है, CH3 CH2 CH2 OH को SOCl2 के साथ कराएंगे पिरिडीन। ये क्या होता है, डार्जन प्रोसेस होता है। क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस होता है, डार्जन रिएक्शन होती है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH को रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 और क्या बनेगा आपका, Cl। और जब एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, मींस यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से Cl है, यहाँ से H निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं प्रोपीन। अब प्रोपीन की जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिक एडिशन हो जाएगा। और निगेटिव पार्ट वहां जो पार्शियल, जिसका जनरली हम लोग हाइड्रोलिसिस ही होगा, तो यहाँ पे H प्लस और क्या होगा आपका OH माइनस, और निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH और CH3, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, प्रोपेन टू प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल बोल देंगे। तो देख सकते हैं थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं 73। देखिए क्या दिया हुआ है, CH3 CHO डाइल्यूट NaOH हीट कर रहे हैं, ये बन जाएगा। इसका मतलब सर क्या हुआ, ये क्या है आपका, एल्डाल कंडेंसेशन है। इसका मतलब हम लोग ऐसे कर दें, CH3 C डबल बॉन्ड O और हम लोग लिख दें क्या, ऐसे लिख दें थोड़ा सा अच्छा रहेगा, C डबल बॉन्ड O और H, 2 मोल इसके लेने पड़ते हैं, प्लस ऐसे लिख दें हम लोग H2, यहाँ पे CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। तो जब यहां से क्या, अगर हम लोग क्या ले लेंगे, डाइल्यूट NaOH, ठीक, तो क्या भैया होगा, और हीट कर दे रहे हैं, इसको हीट कर देंगे तो यहां से H2O निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और क्या होगा आपका, H हो जाएगा। और जब इसकी क्या कराएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करा देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो डबल बॉन्ड को नहीं इसको ब्रेक करता है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे क्या हो जाएगा आपका CH3
CH3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे, और एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देता है बताओ भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड को आपको किसमें चेंज कर देगा, एल्कोहल, माफ करिएगा, एल्डिहाइड को देखो इसमें चेंज करेगा। यहाँ पे जब बॉन्ड तोड़ेंगे रिडक्शन में, क्या होगा H, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर CH2, और क्या होगा आपका OH। ठीक, मतलब किसको, यहां पर क्या होगा आपका OH फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। इसका मतलब क्या होगा, यहां बॉन्ड टूटेगा H और OH, ठीक, H एंड OH, तो यहां पे क्या होगा आपका, यहां पर जो आपका बॉन्ड टूटेगा HOH, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा आपका यहां पर, इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा डबल बॉन्ड पे, तो यही आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 73 का आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, बोलिए। आइए बात करते हम लोग हैं क्या 74 का। 99% प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% अभिक्रिया पूर्ण होने की तुलना में कितना समय लगेगा, तो याद रखिएगा आप लोग T99% के लिए 2 इंटू T90% लगता है। इसका मतलब सर क्या होता है, यहां पे 2 टाइम मतलब क्या, समय 2 गुना लगेगा। ठीक है ना भैया, याद रखिएगा आप लोग, ये फार्मूला होता है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग 75 क्वेश्चन। देखिएगा लिखा हुआ है निम्नलिखित सेल अभिक्रिया, ये दिया हुआ है सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ क्या, Mg+2 एक्वस फॉर्म में है, फिर सॉल्ट ब्रिज Ag+Ag का अधिकतम कार्य का मान होगा, मतलब W की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो W इज इक्वल टू होता है, पॉजिटिव में हम लोग लेंगे NFE0, क्या होगा आपका सेल हो जाएगा भैया यहां पे। और देखो यहां पे E सेल की, सॉरी NFE0 सेल, और यहां पे जो E0 सेल है, देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे आपके। अब हम लोग कैसे निकालें, n की वैल्यू दिखाएंगे तो n की वैल्यू 2 ही होगा, क्योंकि 2 का चेंज, देखो इसमें 2 का चेंज आ रहा है, यहां पर भी क्या होगा आपका 1 के लिए यहां पे देखो, लेकिन यहां पे जब बैलेंसिंग करेंगे तो 2 का आपका आ जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 इंटू 96500 यहां पे इंटू ब्रैकेट में E0 सेल की बात करेंगे तो E0 ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन लेकिन यहां पे क्या रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका 2.37 प्लस रिडक्शन जैसे 0.80, इसका मतलब क्या आ जाएगा 7, 8 3 11 3.17, तो यहां पे E0 सेल की जो वैल्यू आएगी 3.17 आ जाएगा। ठीक, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आंसर आएंगे यहां पर 611,810 जूल आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही जो हमारा वर्क की वैल्यू होगी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मींस यहां पे देख सकते हैं आंसर होगा 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 51 to 75 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हिंदी में। तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन आप सभी के सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है FST टेस्ट नंबर हमारा है 31, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन यानी कि 51 to 75 आपको उपेंद्र सर करवाएंगे एंड आफ्टर दैट 76 to 100 का पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से देखते हैं अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 76 क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एनिलीन का क्या हो रहा है, नाइट्रीकरण हो रहा है, एनिलीन का नाइट्रीकरण हो रहा है। ठीक है,
अब देखो एनिलीन का जब नाइट्रीकरण होता है तो यहाँ पर ये जो समूह होता है ये किस तरह का कार्य करता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इनकी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाता है। किस पर? ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाता है, यानी कि जब भी एनिलीन का नाइट्रीकरण होगा तो ऑर्थो और पैरा हमारे बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक। मेटा पर भी बनता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो ऑर्थो और पैरा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताओ। अगर हम फर्स्ट वन देखें पैरा पे, ठीक, तो ये भी ठीक है, ये 51% समथिंग मिलता है। अगर इसी तरह हम थर्ड वन देखें, ठीक है, थर्ड वन भी सही है हमारा, थर्ड वन भी सही है, ये क्या हो जाएगा अगर हम ऑर्थो पर, क्लियर। अब एक चीज और है, ये मेटा पर भी देता है और सबसे ज्यादा यील्डिंग करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 47% देता है ये, अगर हम मेटा की बात करते हैं। लेकिन कब? जब अम्लीय हमारा नेचर जो होगा अम्लीय होगा तब, ठीक, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्लीय जो हमारा नेचर होगा तब ये ऐसा करेगा, 47% देता है। एनसीईआरटी में इनके परसेंटेज भी लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो इस हिसाब से फोर्थ आंसर हमारा राइट हो गया, ठीक है। फोर्थ आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, यानी कि पहला और तीसरा दोनों ही। समझ आया? तो एनिलीन का नाइट्रीकरण जब होता है तो इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ाता है? ये ऑर्थो और पैरा पर, इसीलिए सबसे ज्यादा उत्पादन देखो ऑर्थो वाले का 51, ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, इसीलिए NO2 जो ऐड हुआ है वो किस पर ऐड हुआ है? ऑर्थो और पैरा पर ऐड हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 यहाँ पर कथन और कारण का है। दो कथन दे रखे हैं, एक को A से और दूसरे को कारण R से लेबल किया गया है। अभिकथन कह रहा है कि BCl3 त्रिकोणीय समतल है और PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड हुआ? इनका संकरण अगर बात करें तो BCl3 का संकरण क्या होता है? यहाँ पर sp2 होता है। क्या होता है? sp2, ठीक। इसी तरह अगर हम PCl5 की बात करें तो इसका संकरण होता है sp3d, ठीक। sp3d के लिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। अब यहाँ पर अगर देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये त्रिकोणीय समतली हो गया, ठीक है। दोनों चीजें सही, यानी कि कथन जो है, अभिकथन जो है वो तो क्या है? सही है, सत्य है। अगर इसका कारण क्या है, किस वजह से ऐसा होता है? कारण बोल रहा है BCl3 में B का जो संकरण होता है sp2 होता है और PCl5 में फास्फोरस का sp3d होता है। यही तो हमने इससे पहले डिस्कस किया, ठीक। संकरण निकालने से हम उसके शेप और ज्योमेट्री के बारे में बात कर पाते हैं। तो यही चीज तो बोली गई, यानी कि कारण भी सही है, कथन भी सही है, और यहाँ पर ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों A और R सही हैं, और यहाँ पर नहीं करता है तो ये तो गलत हो गया। A सही परंतु R सही नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फोर्थ हमारा आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है दोनों A और R सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। समझ आया? क्लियर है इतना सभी को? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जल के हिमांक को 10 डिग्री सेल्सियस नीचे लाने के लिए इसकी 600 ग्राम मात्रा में ग्लिसरॉल का कितना भार मिलाया जाना चाहिए। जहां पर KF की वैल्यू जो दे रखी है 1.86 यहाँ पर दे रखी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पूछा क्या गया है? भार पूछा गया है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? भार फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम सब पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा TF के लिए भार फाइंड आउट करना है तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? KF, ठीक, KF की वैल्यू दे रखी है इंटू WA अगर हम बात करें, ठीक। उसके बाद 1000 अपॉन में आ जाएगा WB, ठीक, जो हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी M मॉलिक्यूलर, ठीक, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? MA के बाद अगर हम लिखें तो आ जाएगा आपका WB, ठीक, WB। अब वैल्यूज पुट कर दो सीधे डायरेक्टली, इसकी आ गई 1.86, ठीक। WA हमें फाइंड आउट करना है, WA तो यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं 1000, ठीक, अपॉन में अगर यहाँ पर M की बात करो तो ये क्या हो जाएगा? 92 होता है, ग्लिसरॉल के लिए 92 होता है, याद रखना, ठीक। तो 92 इंटू WB देखो क्या दे रखा है? 600 ग्राम दे रखा है, 600 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो ये यहाँ पर कट गए, ठीक। ये 1000 है तो ये 10 बचा और ये 186, और इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी आपको कितनी? 10 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, देखो यहाँ पर
ठीक, तो अब इसे 10 लिखो, 10 डिग्री सेल्सियस, और ये आ गया 1.86 इंटू WA इंटू ये बचा 10 अपॉन में क्या आ गया 92 इंटू 6। तो यहां से WA जब निकालोगे तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, कैलकुलेट करो, देखो WA इनमें से क्या हो जाएगा, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 297 अप्रोक्स आएगा ग्राम। ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। समझ आया इतना, यानी कि 78 तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर संकर दिए हैं ये 2 और 3 यहाँ पर संकुल दिए हैं, और इन स्पीसीज यानी कि इन प्रजातियों में पूछा गया है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की संकरण क्रमशः क्या होगी। अगर हम निकिल की बात करें यहाँ पर तो CO क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। अब देखो, ठीक, अगर हम यहाँ पर इसके संकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर इसकी किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसके विन्यास की अगर हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, निकिल के लिए 3D8 और 4S2 क्या यही बनेगा, सभी लोग बताओ, कंफर्म करो क्या ऐसा होगा। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस वजह से पेयरिंग होने लगेगी, तो जब पेयरिंग होगी तो 3D10 बन जाएगा और ये 4S 0 हो जाएगा। अब पेयरिंग हो जाएगी तो इस हिसाब से इसका संकरण क्या आ जाएगा, sp3। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का आंसर तो sp3 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन तो कट गया। इसी तरह अगर हम सेकेंड वन की बात करें, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक, अब इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा होगा, यहाँ पर 3D8 4S2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3D8 और 4S2 ये बनेगा, निकिल की ही अगर हम बात करें। ठीक, अब यहाँ पर ये निकिल क्या है, निकिल +2 में है, तो ये 2 कम हो जाएगा, तो ये 3D8 ही बचेगा, ये क्या बचेगा 3D8 ही बचेगा। अब 3D8 है तो पेयरिंग तो होगी क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ठीक, अब इसकी पेयरिंग जब होगी तो D के लिए अगर हम इसकी पेयरिंग करें 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो सब में 1 1 है, यहां पर इसकी पेयरिंग हो जाएगी 8 के लिए। ठीक, 8 के लिए यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। ठीक, इस तरह से, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इस हिसाब से यहाँ पर जो आपका संकरण बनेगा वो DSP2 बनेगा, DSP2 बनेगा। ठीक है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, पहला sp3 है, दूसरा DSP2 है, यानी कि ये और ये 2 हो रहे हैं हमारे। ठीक, अब थर्ड वन की भी ऐसे ही निकालोगे तो थर्ड वन का भी सेम आ जाएगा, इस प्रजाति के लिए भी ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर, तो FeCO5 के लिए अगर निकालोगे, ठीक, तो यहां पर भी क्या बनेगा 3D8 4S2 बनेगा, क्या बनेगा 3D6 और 4S2। ठीक है, यहाँ पर 3D6 और 4S2, तो यहाँ पेयरिंग होगी तो ये 3D8 बन जाएगा। अब जब ये 3D8 बनेगा तो सेम यही प्रोसीजर लागू हो जाएगा, तो यहाँ पर DSP2 ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट आंसर हमारा राइट है, लेकिन आंसर की में सेकंड ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पर हम करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका DSP2। ठीक, फर्स्ट भी हो सकता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चल अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार 77 का देख ले, फोर्थ यहाँ पर क्या बोल रहा है, 79 का आंसर अगर हम देखें तो 2 सेकेंड वाला बता रहे हैं, तो सेकेंड सही है यहाँ पर, बस इसको क्या करो DSP2 कर लो। ठीक है, DSP2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत। समझ आया। चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 80 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अपचायक है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन वाला समूह है, उससे T पोलोनियम है नहीं, तो यहां तक ही है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम अगर बात करें नीचे की ओर जाते हैं तो जो रिड्यूसिंग पावर अपचायक क्षमता होती है वो बढ़ती है। क्या होती है, जो अपचायक क्षमता होती है, क्षमता इंक्रीज करती है जब हम नीचे की ओर जाते हैं। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम नीचे जा रहे हैं तो देखो
बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा, तो बंद लंबाई जो होगी वो ज्यादा होगी, तो तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, जिस वजह से रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर, इतना समझ आया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फिर इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ आया इतना। चलो नेक्स्ट की बात करें अगर हम, चलो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के लिए, यहाँ पर ये अभिक्रिया दे रखी है और इसके लिए डेल्टा एच जो दे रखा है, एंथैल्पी परिवर्तन -100 किलो कैलोरी है। अगर A2, B2 और AB की बंद ऊर्जाएं क्रमशः x, x/2 और x है, तो x का मान क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है। कैसे करेंगे, हम सबको पता है कि रिएक्टेंट माइनस क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम सबसे पहले बात करें, देखो सबसे पहले अगर डेल्टा एच की बात की जाए, ठीक, इज इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन बनाते, पहले समीकरण बनाते हैं। अब देखो डेल्टा एच अगर हम सबकी वैल्यूज रखना शुरू कर दें यहां पर, तो क्या होगा, हाफ, यहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो हाफ A2 के लिए क्या दे रखी है, देखो x दे रखी है, A2 के लिए x दे रखी है ना, मैच करो, तो हाफ x हो गई। ठीक, अब प्लस, ठीक है, प्लस फिर से हाफ आ जाएगा, प्लस हाफ फिर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्योंकि b के लिए कितना दे रखा है, देखो x/2 दे रखा है, तो ये तो खत्म, माइनस लगाया। अब अगर AB की बात करेंगे, तो AB के लिए क्या दे रखी है, x दे रखी है। सही है, यहां तक की चीजें समझ में आई। अब देखो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, डेल्टा एच कितना दे रखा है, -100 दे रखा है। यहाँ पर ये इक्वेशन मान लो x/2 है, ये यहाँ पर x है और ये -x है, तो जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो आपको कुछ मिलेगा x/4। ठीक है, क्या मिलेगा, x/4 माइनस का, वो भी ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता चल रही है, मल्टीप्लाई कर दो, 400 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 400। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ आया। चलो नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, प्रोपाइल बेंजीन प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके देता है। ब्रोमीन के साथ किस प्रकार की क्रिया करता है, देखो प्रकाश या उष्मा की बात हो गई, तो यहाँ पर मुक्त मूलक अभिक्रिया हो रही है। कैसी, मुक्त मूलक अभिक्रिया, फ्री रेडिकल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक ऑप्शन देखें, अगर हम एक एक ऑप्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इससे यहां से ब्रोमीन हटाएंगे 1 डिग्री। ठीक, इसी तरह सेकंड ऑप्शन की अगर आप बात करोगे तो यहां से ब्रोमीन हो जाएगा। क्लियर, थर्ड ऑप्शन की बात करो, थर्ड ऑप्शन की बात करोगे वो 2 डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा, इसी तरह ये 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक, अब पूछा जा रहा है क्या दे रहा है अभिक्रिया करके, तो सबसे मेजर कंपाउंड जो बनता है, अगर हम इनकी क्रियाशीलता की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को था 3 डिग्री का सबसे ज्यादा 2 डिग्री देन 1, तो यानी कि 3 डिग्री है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए क्रम भी, तो आप इस तरह से क्रम भी लिख सकते हैं, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का, तो 3 डिग्री आपको एक ही दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल को उसके घटते हुए अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर बेंजोइक एसिड दे रखा है, बेंजोइक अम्ल दे रखा है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्थो बेंजोइक एसिड है। ठीक, यहाँ पर पैरा, यहाँ पर मेटा। अब देखो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन अम्ल है, इसी तरह पैरा और मेटा, और ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। अगर हम इनकी क्रियाशीलता की बात करें तो आप सभी को पता है ऑर्थो की सबसे ज्यादा, देन पैरा, देन मेटा। ठीक, ये समझ में आया। अब उसके बाद आपकी बेंजोइक, यानी कि इसकी वजह, तो इस हिसाब से क्रम में अगर लगा लो, देखो अब क्या करना है, इस हिसाब से अगर क्रम में लगाओगे तो ऑर्थो यानी कि सेकेंड, फिर पैरा यानी कि थर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेटा है यानी कि फोर्थ हो जाएगा, देन ये हमारा बेंजोइक अम्ल यानी कि 1। तो यही क्रम यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। अब देख लो कहां पर है, जल्दी से बताओ, 2 3 4 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दे रखे हैं यहाँ पर। कथन एक कह रहा है, क्षारीय धातु की द्वितीय आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में अधिकतम होती है।
क्षारीय धातु की अगर बात करें, द्वितीय आयनन ऊर्जाएं याद रखना, क्षारीय धातु के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, अगर बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो NS1 होता है। ठीक, पक्का NS1 होता है। अब देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी है, ठीक, लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे यानी कि द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, तब अपने आवर्त में क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन क्या है, ट्रू है, ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। क्लियर, इतना समझ आया। चलो अब नेक्स्ट कह रहा है क्षारीय धातु का आकार अपने आवर्त में न्यूनतम होता है। क्षारीय धातु का अगर हम आकार की बात करें, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर देखें कम हो रहा है। ठीक, अभी कह रहा है अपने आवर्त में न्यूनतम होता है, नहीं अधिकतम होता है, क्योंकि हम इस साइड की बात करें, इधर इधर धीरे धीरे जैसे जाएंगे वैसे आकार कम होगा। ठीक, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही लेकिन दूसरा गलत, यही सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 85 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 85 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसकी आयनन विभव अधिकतम है, यानी कि किसका आयनन विभव अधिकतम होगा। आयनन विभव की बात कर रहे हैं तो यानी कि Z इफेक्टिव की बात करें। ठीक है, Z इफेक्टिव की अगर बात करेंगे उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। अब लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर काउंट करोगे, देखो यहाँ पर 9 और एक 10, यहाँ पर 10 हो गए, सेम यहाँ पर 16 और एक 17, यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम जो होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अगली आयनन ऊर्जा जो होगी वो तीसरी होगी। ठीक, तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयनन विभव जो होगा इसके लिए ये ज्यादा हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर एक क्रम दे रखा है और ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -, Na+, Mg2+, इसके लिए कौन सा कथन कह रहा है, गलत है। ठीक, अब देखो Z इफेक्टिव का आरोही क्रम, ये तो सही है, अगर Z इफेक्टिव की बात करो तो इसका आरोही क्रम है, ये ठीक है। आयनन ऊर्जा का आरोही क्रम है, आयनन ऊर्जा का भी बिल्कुल सही है। अगर हम देखें, अगर हम साइज का देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि साइज का आरोही क्रम, तो ये गलत हो रहा है। साइज का आरोही क्रम, यहाँ देखो 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ कितने हैं, ये यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है। लेकिन आपने ये पढ़ रखा है कि जो धनायन होता है उसका मूल परमाणु से क्या होता है, आकार क्या होता है, कम होता है, लेकिन ऋण आयन का बड़ा होता है। तो यहाँ पर आकार इसका बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 86 का राइट हो जाएगा। ठीक है, 86 का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयनिक त्रिज्याओं की बात कर दी गई है। ठीक है, आयनिक त्रिज्याओं की बात कर दी गई है। नेक्स्ट 87 कह रहा है असत्य कथन को चुनिए, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। सही चीज है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी भी बढ़ती है। थर्ड कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो ये गलत है। बाएं से दाएं जाने पर देखो एक ऑप्शन ये बोल रहा है कि बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ये वाला तो हमारा ऐसे ही चला गया, एलिमिनेट हो गया, तो इन दोनों में से ही कोई हमारा आंसर होगा। अब बताओ बढ़ती है या घटती है विद्युत ऋणात्मकता, क्या होती है, घटती है, बढ़ती है मतलब, और घटने की अगर हिसाब से बात करें तो ये हमारा गलत कथन होगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा हो गई, और हमारा अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 87 का थर्ड आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि घटती नहीं है विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो sp3d ये हो गया, उसके बाद sf6 की अगर बात करें, sf6 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो क्या बन जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d2। BCl2 के लिए क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और इसकी आपको पता है रेखी होती, तो ये तो कथन सत्य है।
BF3 की बात करें, sp2 के लिए त्रिकोणीय समतलीय सही है, PCl5 के लिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी, ये भी सही है। बचा क्या? SF6। SF6 को अगर देखें यहाँ पर तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी? यहाँ पर इसकी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। क्या होती है? अष्टफलकीय, यानी कि ऑक्टाहेड्रल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है जो हमारा गलत कथन है, यही है जो गलत कथन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 88 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 89 कह रहा है कि पैराटाइलिडीन, ठीक है, कि अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH से कराने पर क्या मिलता है। अब अगर हम लोग पैराटाइलिडीन की बात करें तो यानी कि पैराटाइलिडीन की बात हो रही है, ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपका मेथिल समूह, यहाँ पर आ गया NH2 समूह, तो ये हो गया पैराटाइलिडीन। अभी कह रहा है जब ये क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराती है तो ये क्या देती है? ये बनाती है कार्बल एमीन। ठीक, इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आइसोसाइनेट का। ठीक, आइसोसाइनेट का, जब वो अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर RCH2COOH क्या कर रहा है? हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है। तो बोल रहा है कि अच्छा X दे रखा है, यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है A क्या होगा, जहां पर A पूछा गया है क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग A की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग A की बात करें तो X तो आपको पता है, यहां से क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन से एक H निकलेगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पर हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन कोई जुड़ जाएगा, यानी कि जो X है वो जुड़ जाएगा। तो देखो कहां पर आ रहा है ऐसा, सिर्फ यही एक है हमारा ऑप्शन जिसमें X यहाँ पर आकर जुड़ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन से एक H निकल गया, एक H निकला, उसकी जगह कौन आया? हेलोजन आया। हेलोजन आप कोई भी रख सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में X दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। चल नेक्स्ट 91, ये कह रहा है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक यौगिक है, यानी कि कार्बनिक यौगिक A की अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के संयोजन से उत्पाद बनाता है, जो कि जल से अभिक्रिया कराने पर यौगिक B प्राप्त होता है। ठीक, इसकी जल से फिर अभिक्रिया कराते हैं। अब कह रहा है यौगिक B विक्टर मेयर के परीक्षण में नीला लवण बनाता है, यानी कि ब्लू कलर का, और यौगिक A और B फिर क्रमशः क्या होंगे, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, विक्टर मेयर से जब कभी भी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जब वो नीला कलर दे रहा है तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? जल्दी से बताओ। 2 डिग्री। कौन सा होगा? 2 डिग्री होगा। तो एक तो हमारी यहाँ पर आंसर हमें मिल गया। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अगर ये यहाँ पर 1 डिग्री के साथ कोई एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, ठीक, यानी कि अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, ठीक, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा, और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कीटोन से मिलता है और बाकी 2nd डिग्री से। ठीक, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अदर देन, यानी कि 2nd डिग्री अल्कोहल हमें मिल जाएगा, बाकी कीटोन 3 डिग्री देते हैं। उसके बाद 1st डिग्री हमारे एल्डिहाइड देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ए तो हमें पता चल गया है, बी भी हमें पता चल गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट 92 कह रहा है दिए गए अभिक्रिया में उत्पाद क्या होगा। अब यहाँ पर यह अभिक्रिया दे रखी है और उत्पाद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा? आपका 2nd ऑप्शन, 2nd वाला ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? देखो ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ये OH है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपका ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से ये बन गया। क्लियर, समझ आया? तो यही उत्पाद हमारा 2nd वाला ऑप्शन जो होगा राइट होगा, इसी पर ही, इसी कार्बन के साथ ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट 93 कह रहा है CH3CH2OH की जब PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो A मिल रहा है, देन KCN से कराते हैं तो B, और फिर उसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो C मिलता है। पूछ रहा है यौगिक C बताओ। तो सबसे पहले जो CH3CH2OH है, ठीक, इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं, ठीक, ये कैसी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जब PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें सिंपल CH3CH2Cl मिलता है। यही आगे KCN के साथ करता है
ए है, ये बना लेता है CH3CH2Cl, ठीक, ये आपका बी बन जाता है। ठीक, इसी तरह ये जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अब वो कार्बोनिल कंपाउंड हमारा यहाँ पर सेम वही रिएक्शन होगी तो बन जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि COCH3। ठीक, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दिए गए तापमान पर ए और बी वाष्पशील घटक हैं, घटक के मिश्रण आदर्श विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है, P बराबर 120 माइनस 75 यहाँ पर काई बी, जो कि क्या है, यहाँ पर जो ये है काई बी है, बी का विलयन में मोल प्रभाज है। यदि एक विलयन में जिसमें ए और बी के मोल का अनुपात क्या है, 2:1 हो, तो ए और बी के मोल प्रभाज का वाष्प अवस्था में अनुपात क्या होगा। वाष्प अवस्था में इसका अनुपात पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले कह रहा है जो काई ए और काई बी है इसका अनुपात क्या दे रखा है, 2:1। ठीक, ये देखो ए और बी के जो मोल प्रभाज का अनुपात है 2:1 दे रखा है। अब यहीं पर अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, YB इक्वल्स टू PA अपॉन PB, ठीक, ये कर लेंगे इतना। अब इसके बाद यहां पर हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा PA नॉट काई A अपॉन PB नॉट काई B। ठीक, अब देखो यहीं से ही हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो काई ए और काई बी तो हमें पता है PA नॉट और P नॉट B निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना है, देखो PA नॉट और PB नॉट ये निकालनी है, दो चीजें। तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले काई बी को 0 रखकर देख लो उस इक्वेशन से, ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से ही निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, काई बी को 0 रखकर देख लो, 0 रखो। अब वो इक्वेशन क्या करिए, 120 माइनस 75 काई बी, तो यहाँ पर 120 माइनस 75 गुणे 0 माना है, तो ये 120 आ गया, यानी कि ये हमारा P नॉट A आ गया। ठीक, क्या आ गया, ये P नॉट A आ गया। ठीक, P नॉट B इसी तरह निकालोगे तो कितना आ जाएगा, P नॉट B यहाँ पर 120 माइनस 75 और 1 रखेंगे काई बी के लिए। अब यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो 1 रखोगे तो इतना बन जाएगा। कितना बचा ये, 5 और 12 में से यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, 45 हो गया। ठीक, समझ आया। अब देखो यहाँ पर अगर इसे और सॉल्व करोगे, अगर देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, 120 और ये कितना है, 75 है। अच्छा 75, तो ये 5 हो गया और यहाँ पर 11 में 7 गए 4, 45 हो गया। ये आ गया क्या, P नॉट B आ गया। अब क्या करना है, P नॉट A पता है, P नॉट B पता है और ये तो पता ही था, तो ये हो गया A जो अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है वो कितना आया है, यहाँ पर 120 आया है। क्या आया है, 120, तो यहाँ पर ये पुट कर दो, 120 इंटू 1/2 अपॉन PB कितना आया है, 45 आया है। आप फाइंड आउट कर लो, तो रेशियो ये कितने का बना रहा है, 90 और ये 120 है, यानी कि ये 16:3। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर 94 का आंसर क्या बन रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अनुपात बन रहा है 16:3 बन रहा है। कितना बन रहा है, 16:3 बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर टिक कर लो, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट 95 ये कह रहा है अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का तुल्यांकी चालकता 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रमशः 126.45, 426.16 और 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता क्या होगी। ठीक, किसकी पूछी गई है, एसिटिक अम्ल की पूछी गई है। तो इसके लिए आप सभी को पता है एसिटिक अम्ल CH3COO माइनस और H+ में टूटा होगा और फिर ये जुड़ा होगा तो एसिटेट बना लिया, सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA। ठीक, उसके बाद क्या करना है, दूसरा वाला जो टूटा होगा वो HCl में हुआ होगा और माइनस कर दो NaCl। ठीक, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे NaCl। अब इनके मान एज इट इज रख दो, CH3COONA का मान कितना है, देखो
यहाँ पर सोडियम एसिटेट लास्ट माने यानी कि 91 माइनस HCl का अगर देखो यहाँ पर क्या है 426.16। फिर क्या आ गया यहाँ पर, ये प्लस करना है, ठीक, ये प्लस है यहाँ पर, और फिर उसके बाद माइनस कर दो, कितना है 126.45। अब जब इसको जोड़कर माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कुछ 390.7, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर टिक लगा लेते हैं, थर्ड ऑप्शन। 96 क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। अब ये सेल आपको दे रखा है, इसका ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हो आपको पता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log P2 अपॉन P1। ठीक, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर P1 अपॉन P2, अब देखो क्या करना है, P1 अपॉन P2 दे रखा है लॉग, ये वैल्यू n बराबर 2 हो जाएगा। इसके लिए जब आप इसकी अभिक्रिया करोगे तो n आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 0.591 अपॉन 2 इनटू लॉग, ये कितना आ गया, अगर हम P1 की बात करें 2 और ये आ गया 10, तो ये कितना हो गया 1/5। ठीक है, और सॉल्व करो इसे तो आ जाएगा 0.591 अपॉन 2 और ये आ गया लॉग 1/5। लॉग 1/5 को और एक्सपेंड करोगे कितना आ जाएगा लॉग 1/5, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें लॉग 1/5 को तो ये बन जाएगा 1/5 लॉग 5 0.03 इंटू लॉग कितना हो गया यहाँ पर 5। ठीक, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, तो log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 समथिंग आएगी, तो 0.23 इंटू 0.2, फटाफट इसे कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0.0 और 0.2, यानी कि माइनस का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.26। ठीक है, 026 वोल्ट। तो आंसर क्या हो गया इस हिसाब से, माइनस का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। समझ आया, 96 का क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट 97 नंबर, 97 नंबर का कह रहा है NO और Br2 अभिक्रिया करके NOBr बनाते हैं, जिसका प्रक्रिया यानी कि मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि है। ठीक है, क्रियाविधि क्या बोल रहा है, क्रियाविधि नीचे दे रखी है, पहली रिएक्शन ये, दूसरी रिएक्शन ये हो रही है। अब कह रहा है यदि दूसरी अभिक्रिया के दर को निर्धारित करती है, यानी कि ये स्लो हो रही होगी, यही तो दर को निर्धारित कौन करता है, जो धीमी होगी। अब कह रहा है तो Br2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा। तो पहले यहाँ पर फुल अभिक्रिया अगर देखोगे तो इस हिसाब से अगर आप दर की बात करोगे तो यहाँ पर दर किस तरह से निकालोगे। अगर हम दर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे NO की, ठीक, और अगर उस रिएक्शन की दर निकालनी है तो हमें पहली दूसरी दोनों की कंडीशन देखनी पड़ेगी, एक से सिर्फ नहीं होगा, एक से गलत हो जाएगा। दोनों अभिक्रिया के लिए देखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NO 2 बार आ जाएगा और Br2 आ जाएगा। ठीक, Br2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये Br2 हो जाएगा Kc दोनों का ये, तो अब इस हिसाब से अगर Br2 के सापेक्ष यहाँ पर रेट देखोगे तो इसका तो 2 है, लेकिन हमें बताना है किसके सापेक्ष है, Br2 के सापेक्ष, तो यानी कि 1 आ गया। कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 50% आयनन मानते हुए निम्नलिखित विलयन में से किसका हिमांक बिंदु अधिकतम होगा। अब देखो ये किस पर डिपेंड करेगा, I और C पर, I इंटू सी, वॉन ऑफ और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करो, इसका वॉन ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, जिसका सबसे कम होगा उसका हिमांक बिंदु सबसे अधिकतम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, कैलकुलेट करो, I इंटू सी, I इसके लिए कितना है, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.1। ठीक, इसी तरह दूसरे का देखो, इसके लिए आ जाएगा 1.5 इंटू ये कितना 2 और वहां पर 3 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, थर्ड के लिए देखो NaCl के लिए तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक,
फोर्थ के लिए देखो 1 इंटू Ag और NO3 ये 2 हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से कितना आ गया 2 और ये आ गया 3, और अगर हम ये देखो 4 आ गया यहाँ पर 9 समथिंग आ जाएगा, तो सबसे कम ये है यानी कि फोर्थ वाला, सबसे कम सबसे अधिकतम उसका हिमांक बिंदु, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 99 क्या कह रहा है, एक लवण तनु H2SO4 के साथ बुदबुदाता है, यानी कि बुदबुदाहट के साथ जब हम H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, निकलने वाली गैस चूने के पानी के साथ सफेद मैलापन देती है, जो लंबे समय तक रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाता है, यानी कि एक्सट्रीम। अब देखो जो क्या हो जाता है यहाँ पर, सफेद जो चूने का पानी उसको सफेद मैलापन देती है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और अगर उसको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दे दोगे तो वो रंगहीन हो जाती है, तो वही कह रहा है ना धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो यहाँ पर लवण में मौजूद एनायन पूछा गया, एनायन रेडिकल पूछा गया है, यानी कि ऋण आयन मूलक जो होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बुदबुदाहट के साथ किसी अम्ल के साथ ये विक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और बुदबुदाहट आ रही है, ठीक। अब और लवण है, हम सबने पढ़ रखा है सोडियम कार्बोनेट, इन सब का लवण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और साथ ही साथ जब वो किसी H2SO4 के साथ अभिक्रिया देता है तो बुदबुदाहट के साथ निकलता है, ठीक। तो ये पक्का कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये भी बोला जा रहा है कि चूने के पानी के साथ सफेद मैलापन देती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर हम देखें, और एज वेल एज क्या बोला गया है कि यहाँ पर धीरे धीरे वो गायब भी हो जाता है, तो एक्सेस में जब हम डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो यहाँ पर आंसर सीधे सीधे कार्बोनेट आयन हो जाएगा। कार्बोनेट आयन का पता लगाने के लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इस मूलक का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें 100 नंबर के क्वेश्चन की, 100 नंबर का अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 नंबर का, एक्टिनाइड्स के लिए क्या सही है। एक्टिनाइड्स की बात करें तो परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 7वें आवर्त से संबंधित है। हाँ, अगर लेंथेनाइड की बात करें तो वो 6ठे आवर्त से संबंधित होता है। तीसरा कह रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन मुख्यतः 5f कक्षक में भरे जाते हैं, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। अब आंसर क्या हो जाएगा एक्टिनाइड्स के लिए, सभी, ठीक। तो यानी कि 100 का आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर हो गया। समझ आया यहाँ तक का, यानी कि 76 से लेकर 100 तक का जो पेपर डिस्कशन था वो यहाँ पर समाप्त होता है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपका डिस्कशन जो है वो करा दिया गया है। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आगे के एग्जाम्स के लिए हम पेपर डिस्कशन करते आएंगे। तो आप सभी को क्या करना है, जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी आपसे वो डिस्कशन के माध्यम से आप सही कर सकते हैं, और आगे इन फ्यूचर वो गलतियां ना दोहराएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।